ब्रह्मांड तमाम तरह के तारों से भरा पड़ा है और सारे तारे एक किस्म के नहीं हैं, जबकि वो कई प्रकार के हैं और इनकी ये वैरायटी हमारे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी हैं। तो चलिए जानते हैं इन तमाम तरह के तारों के बारे में। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीने वाले तारे। एक तारा कितने समय तक जिंदा रह सकता है? सबसे पहले जानते हैं तारे की लाइफ टाइम के बारे में, कितने लंबे समय तक इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, क्योंकि तारा मर जाने के बाद भी बहुत लंबे समय तक मरी हुई हालत में पड़ा रहता है। तारा जितना बड़ा कम होता है उतना ही ज़्यादा वो उतने ही लंबे समय तक जिंदा रहता है। जिन तारों का सबसे कम मास होता है उन्हें रेड ड्वार्फ्स कहा जाता है, यानी बौने तारे। ये 7.5% से लेकर 50% तक का मास लिए रह सकते हैं हमारे सन की तुलना में। इससे ज़्यादा छोटा होने पर उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो सकेगा और वो स्टार नहीं कहलाए जा सकेंगे। जितने भी सबसे छोटे रेड ड्वार्फ तारों को देखा गया है उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन 10 ट्रिलियन साल तक हो सकता है, यानी 10 खरब साल। इसकी तुलना अगर हमारे सन से की जाए तो हमारा सन करीब 10 बिलियन साल तक न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकता है, इन बौने तारों से 1000 गुना कम। थ्योरी के मुताबिक एक हल्का रेड ड्वार्फ तारा अपने ज़्यादातर हाइड्रोजन का फ्यूजन हो जाने के बाद एक नीले रंग का तारा बन जाता है, और जब इसके कोर का फ्यूजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो ये एक सफ़ेद रंग का वाइट ड्वार्फ तारा बन जाता है। सबसे पुराने तारे वही हैं जिनका जन्म ठीक बिग बैंग के बाद हुआ था। एस्ट्रोनॉमर तारे की उम्र का अंदाज़ा उनकी स्टार लाइट को देखकर पता लगाते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि उन तारों के अंदर एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम उस तारे के अंदर कितना है। जितने भी सबसे ज़्यादा पुराने तारे हैं उनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम को ही पाया गया है, ज़्यादातर दूसरे भारी एलिमेंट्स की तुलना में। अब तक पाए गए सबसे पुराने तारे को नाम दिया गया है SMSS, और जो बाकी आप स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं। इसकी खोज साल 2014 फरवरी में की गई थी, जिसकी उम्र का अनुमान 13.6 बिलियन साल लगाया गया है। पर ऐसा नहीं है कि ये इकलौता तारा है, इसके साथ और भी कई मौजूद हो सकते हैं। रेड ड्वार्फ तारे खरबों साल तक जिंदा रह सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। सबसे कम चमकने वाले तारे। यहाँ पे कम चमकने का मतलब ये नहीं है कि जो तारे हमें कम चमकते हुए दिखते हों, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने पर भी कम चमकते हुए दिखाई दे रहे हो सकते हैं। पर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं उन तारों की जिनकी सबसे कम ल्यूमिनोसिटी होती है, या उनकी टोटल अमाउंट ऑफ पावर फोटॉन्स के रूप में जो सबसे कम है, चाहे वो दूर हो या पास। ऐसे ही कुछ तारों को हम अगर देखें जिनमें फ्यूज़न अभी भी हो रहा है पर उनकी ल्यूमिनोसिटी सबसे कम है, इनमें रेड ड्वार्फ्स शामिल होते हैं। अभी तक ढूंढा गया सबसे ठंडा रेड ड्वार्फ सबसे कम ल्यूमिनोसिटी लिए हुए है। रेड ड्वार्फ 2 मास JO5231403। इससे कम ल्यूमिनोसिटी वाले तारे तारों की श्रेणी में आते ही नहीं हैं, और वो ब्राउन ड्वार्फ्स में गिने जाते हैं जो तारे होते ही नहीं हैं। और उसके बाद तारों के अवशेषों की बात आती है, जो वाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स होते हैं। वाइट ड्वार्फ तारों में भी थोड़ी बहुत चमक रहती है, पर वो समय के साथ ठंडे होते चले जाते हैं और वो कार्बन के पिंड बनकर रह जाते हैं, जिनसे मुश्किल से ही कोई लाइट निकलती हुई देखी जा सकती है। ये ब्लैक ड्वार्फ्स बन जाते हैं, लेकिन वाइट ड्वार्फ्स को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, इसीलिए अभी तक ब्लैक ड्वार्फ्स को फिलहाल देखा ही नहीं गया है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये नहीं जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार्स के ठंडे हो जाने के बाद उनके अंदर मैटर के साथ क्या होता है। दूसरी गैलेक्सियों में सुपरनोवा को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि करोड़ों अरबों न्यूट्रॉन तारों ने गैलेक्सी में जन्म लिया होगा, पर हम बहुत ही गिने चुनों को ही देख पाए हैं। बाकी बचे इतने ज़्यादा ठंडे हो गए होंगे कि वो अब अदृश्य हो चुके हैं। इंटरगैलेक्टिक स्पेस की गहराइयों में बने ब्लैक होल्स के बारे में क्या कहा जा सकता है, जिनके चारों ओर कोई भी चीज़ उनका चक्कर नहीं लगा रही है, फिर भी ये हल्का सा रेडिएशन छोड़ रहे हो सकते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चमकने वाले तारे सबसे ज़्यादा बड़े भी होते हैं। इनको वोल्फ राइट स्टार्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और ये अपना बहुत सारा मास स्टेलर विंड्स में डंप करते रहते हैं।
इस समय अब तक का सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे बड़ा तारा जो खोजने पर मिला है उसे R136A1 नाम दिया गया है। इसकी खोज साल 2010 में की गई थी। ये भी एक वुल्फ राइट स्टार है जिसकी ल्यूमिनोसिटी हमारे सूरज से 87 लाख गुना ज़्यादा है और इसका मास हमारे सूरज से 265 गुना ज़्यादा है। ये अपना मास लगातार डंप करता जा रहा है, नहीं तो एक समय ये 320 सूरजों के बराबर था। सबसे बड़े या विशाल तारे। R136A1 का विशालकाय मास होने के बावजूद ये तारा पाया गया सबसे बड़ा तारा नहीं है साइज़ के मामले में। इसके अलावा इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े तारे पाए गए हैं और वो सब रेड सुपर जायंट्स की श्रेणी में आते हैं। ये तारे जिनकी लाइफ काफ़ी कम होती है छोटे तारों के मुकाबले और इनमें मौजूद हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाता है। हाइड्रोजन फ्यूजन के ख़त्म होने के बाद हीलियम फ्यूज़ होना शुरू होता है, जिसके बाद ये बहुत गर्म हो जाते हैं और इनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा ही हमारे सूरज के साथ भी एक दिन होगा जब हाइड्रोजन की इसमें कमी हो जाएगी और यह आकार में बड़ा हो जाएगा, पर ये एक रेड जायंट ही बन पाएगा, ना कि रेड सुपर जायंट। सुपर रेड जायंट बनने के लिए एक तारे को हमारे सूरज से कम 10 गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। रेड सुपर जायंट का फेस कुछ हजार साल से लेकर करोड़ों साल तक का भी हो सकता है। अभी तक पाए और पहचाने गए 2 सुपर रेड जायंट्स को खोजा गया है, जिनमें एक एंटायरीज नाम का है और दूसरा बीटलजूस नाम का रेड सुपर जायंट। पर इनसे भी बड़े सुपर जायंट्स हैं जिनको अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं और ये इतने बड़े हो सकते हैं जिनके आकार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये रेड सुपर जायंट्स हमारे सूरज से कम 1500 गुना ज़्यादा चौड़े होंगे, नहीं तो इससे भी कहीं ज़्यादा। तारे जिनमें सबसे ज़्यादा चमकीले धमाके होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी लिए हुए फोटॉन्स को गामा रेस कहते हैं। ये न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाकों में पैदा होते हैं। इसी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेशल सैटेलाइट्स का निर्माण किया जिन्हें वेला सैटेलाइट्स का नाम दिया गया। इनका इस्तेमाल साल 1967 में सोवियत न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट में निकली गामा रेस को पहचानने के लिए किया गया था। उन सैटेलाइट्स ने गामा रे बस्ट को डिटेक्ट किया जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये इन न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से पैदा नहीं हुई थी। इसके बाद ऐसी ही और भी गामा रे बस्ट को डिटेक्ट किया गया जो ड्यूरेशन में काफ़ी छोटी थी, जो कुछ मिली सेकेंड से लेकर कुछ मिनट्स तक ही टिकी रहती थी। वो बहुत ज़्यादा चमकीली भी थी, यहाँ तक कि इनकी चमक ज़्यादातर चमकीले तारों से भी ज़्यादा थी और ये हमारी पृथ्वी से नहीं बल्कि कहीं और से आ रही थी। सवाल ये खड़ा हो गया कि ये आखिर पैदा कहाँ पे हो रही थी और कहाँ से आ रही थी। इसके बारे में कई अनुमान लगाए गए। अभी तक ये माना जा रहा है कि ये विशालकाय तारों में विस्फोट होने की वजह से उत्पन्न हो रही थीं, सुपरनोवा या हाइपरनोवा से, जो या तो न्यूट्रॉन तारे बन जा रहे थे या ब्लैक होल्स में बदल जा रहे थे। कुछ गामा रे बस्ट मैग्नेटार से आती हैं। ये एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। बाकी दूसरी गामा रे बस्ट्स 2 न्यूट्रॉन स्टार्स का आपस में मिलकर एक बन जाने का नतीजा हो सकता है, या फिर किसी न्यूट्रॉन स्टार का ब्लैक होल में गिर जाना भी इसका कारण हो सकता है। सबसे अजीबोगरीब मरे हुए तारे। ब्लैक होल तारे नहीं होते, ये तारों के अवशेष होते हैं, पर फिर भी हम इनके बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि ये भी कभी तारे थे। ब्लैक होल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। कुछ गैलेक्सियों के बीच में पाए जाने वाले ब्लैक होल अरबों का सोलर मास लिए हो सकते हैं। सोलर मास एक मेजरमेंट यूनिट है मास को नापने के लिए, और ये सन के मास के बराबर है, जो कि अर्थ के मास से 3,32,950 गुना ज़्यादा है। ये स्टैंडर्ड यूनिट एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल की जाती है, जो 2 × 30 kg के बराबर है। इसका इस्तेमाल दूसरे तारों, क्लस्टर्स, नेबुला और गैलेक्सियों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। अब ब्लैक होल्स पर हम वापस लौटे तो सुपर मासिव ब्लैक होल के चारों तरफ जो मैटर इसका चक्कर लगाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमकीले रोशनी से भरे हुए हो सकते हैं, कभी कभार तो गैलेक्सी में मौजूद सारे तारों से भी ज़्यादा। यहाँ पर मैटर की शक्तिशाली जेट्स को भी देखा जा सकता है जो पास में बसे ब्लैक होल के करीब से छूट रही हों और इनकी रफ्तार लाइट की स्पीड के आसपास हो। सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाले तारे। साल 2005 में वेरेन ब्राउन और बाकी के एस्ट्रोनॉमर्स ने हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में एक किस्म के तारे को खोज लेने का ऐलान किया
जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो मिल्की वे से बाहर निकल जाएगा और वापस कभी नहीं लौटेगा। इसको स्क्रीन पर दिया हुआ नाम दिया गया है, पर ब्राउन ने इसे आउटकास्ट स्टार नाम दिया है। इसी तरह बहुत तेज गति से चलने वाले तारों को खोजा गया है, जिन्हें हाइपर वेलोसिटी नाम के तारे से जाना जाता है। मई 2014 तक ऐसे 20 तारों को खोज निकाला गया है जो ज़्यादातर सेंटर ऑफ गैलेक्सी से आ रहे थे। एक अनुमान के अनुसार तारों के जोड़े जो आपस में नज़दीक रहकर चक्कर लगा रहे थे, जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, ये सेंटर ऑफ गैलेक्सी में बसे ब्लैक होल के करीब से गुजरे, जिनमें से एक तारे को ब्लैक होल ने पकड़ लिया और दूसरा तारा बहुत तेज़ रफ्तार के साथ छूट पड़ा। कुछ ऐसे तारे हैं जो और भी ज़्यादा तेज़ी से चलते हुए दिखाई देते हैं। असल में आमतौर पे जितना दूर तारा हमारी गैलेक्सी से दूर होता है, उतना ही वो तेज़ी से हमसे दूर जाते हुए दिखाई देता है। पर ऐसा यूनिवर्स के लगातार बढ़ रहे होने की वजह से होता है, ना कि तारे की चाल से। सबसे अस्थिर तारे। बहुत से तारों की चमक तेज़ और धीमी होती हुई हमें पृथ्वी से दिखाई देती है। इन्हें वेरिएबल स्टार्स कहा जाता है, यानी अस्थिर तारे। जनरल कैटलॉग ऑफ वेरिएबल स्टार्स की लिस्ट में 45,000 तारों को रखा गया है, सिर्फ अकेले मिल्की वे में पाए जाने वाले। एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर कोएल हाइलर के मुताबिक इन सब में से सबसे वेरिएबल या स्थिर तारे कैटाक्लिज्मिक वेरिएबल स्टार्स हैं। इनकी चमक एकदम से कई गुना बढ़ जाती है, एक दिन से भी कम समय में, और फिर घट जाती है, लेकिन फिर से बढ़ जाती है, और ऐसा होता रहता है। आज के समय में हम इन CV स्टार्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर चुके हैं। ये असल में बाइनरी स्टार्स होते हैं, यानी तारों के जोड़े, जिनमें एक नॉर्मल तारा होता है और दूसरा वाइट ड्वार्फ होता है। साधारण तारे से मैटर एक एक्सेलरेशन डिस्क पर गिरता रहता है, जो वाइट ड्वार्फ का चक्कर लगा रहा होता है। जब डिस्क के मास में काफ़ी बढ़ावट आ जाती है, तब फ्यूज़न स्टार्ट होता है, जिससे दिख रही चमक में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। फ्यूज़न मुरझाने लगता है और फिर से ये प्रोसेस दोबारा शुरू होता है। कभी कभी अलग घटनाएं भी घट जाती हैं, जैसे कभी कभार वाइट ड्वार्फ नष्ट हो जाते हैं। अजीबोगरीब और विचित्र तारे। कुछ तरह के तारे बहुत एबनॉर्मल या अजीब होते हैं। उनका अजीब होना ज़रूरी नहीं है कि उनका बहुत चमकीला या बड़ा होना हो, पर इन चीज़ों के अलावा भी ये बेहद अजीब होते हैं। थॉर्न ज़ाइटकोव ऑब्जेक्ट्स उनमें से एक हैं। इनका नाम फिजिसिस्ट किप थॉर्न और एना ज़ाइटकोव के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने सबसे पहले इनके मौजूद होने का सुझाव दिया था। उनका मानना था कि एक न्यूट्रॉन स्टार एक रेड जायंट या सुपर जायंट के कोर में फंसा हुआ हो सकता है। ये बहुत अजीब बात थी, पर ऐसा सही में ढूंढ निकाला गया। ऐसा एक विशाल तारे का एक न्यूट्रॉन तारे से भिड़ जाने की वजह से हुआ था। कभी कभी पीले रंग के दो बड़े तारे एक दूसरे का चक्कर इतनी करीबी से लगाते हैं कि उन दोनों के बीच में गिर रहा मैटर दोनों को एक ब्रह्मांड में मौजूद विशाल मूंगफली जैसा दिखने वाला तारा बना देता है। ऐसे 2 सिस्टम्स को ढूंढा जा चुका है। प्रीबिल्स्की नाम के तारे को भी अजीब तारों की लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि इसकी स्टारलाइट किसी भी दूसरे तारे से बिल्कुल अलग है। एस्ट्रोनॉमर इसकी हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी को नापने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि ये तारा बना किस चीज़ से है। ये ना ही अजीबोगरीब चीज़ों से बना है, बल्कि इसकी चाल भी बहुत अजीब है। ये तारा एक रेवोल्यूशन यानी चक्कर पूरा करने में 200 साल का समय लेता है, जो कि बहुत धीमा है। प्रीबिल्स्की एक लौता तारा है जिसमें बहुत ही दुर्लभ एक्टिनाइट्स नाम का एक अल्ट्रा रेयर एलिमेंट पाया जाता है। इसके साथ और भी कई रहस्यों को इस तारे ने छुपा रखा है, जिनको उजागर शायद कभी किया जा सकेगा।